नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 7-8 मिनट मैं सिर्फ आपके लूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर है, आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र में एक विदर्भ नाम का इलाका है और कहा जाता है कि जिसने विदर्भ जीता उसने महाराष्ट्र जीता। तो विजय फैक्टर क्या है विदर्भ इलाके के, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। विदर्भ देखिए एक ऐसा महत्वपूर्ण इलाका है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि है। इसी विदर्भ में नागपुर आता है जहाँ आरएसएस का रेशमी बाग में हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इसी विदर्भ में वर्धा आता है जहाँ महात्मा गांधी का सेवाग्राम है। तो 3 तरह की विचारधाराएँ हैं वहाँ पर। विदर्भ एक ऐसा इलाका है जहां से महाराष्ट्र को संभावित मुख्यमंत्री एक नहीं दो-दो मिलने वाले हैं। अगर बीजेपी गठबंधन जीता, बीजेपी की 100 पार सीटें आई तो यकीन मानकर चलिए कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं जो विदर्भ इलाके से ही आते हैं। अगर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रही, शरद पवार के साथ गोटियां सही बैठ गई और महाविकास अघाड़ी सत्ता में आ गई, तो नाना पटोले की किस्मत भी चमक सकती है, जो कुणबी समुदाय यानी ओबीसी से आते हैं और इसी विदर्भ इलाके से आते हैं। यहाँ तक कि विदर्भ में ही संभावित प्रधानमंत्री भी आते हैं। मतलब मतलब गडकरी। बार-बार जब ये कहा जाता है कि हो सकता है अगले 1 डेढ़ साल में मोदी को हटा दिया जाए, संघ हटा दे, तो संघ की नज़र में गडकरी एक बड़ा पर्सपेक्टिव है। लेकिन गडकरी ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, वो क्या इस तरफ इशारा करते हैं कि संघ के इशारे पर वो मोदी को ताकीद करने की कोशिश कर रहे हैं? उन बयानों की बात करेंगे, लेकिन पहले विदर्भ की बात कर लेते हैं। विदर्भ में कुल मिलाकर 62 सीटें आती हैं, जो 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसमें सबसे ज़्यादा विदर्भ इलाके में आती हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि मराठवाड़ा का इलाका है, पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका है, कोंकण का, मुंबई का इलाका है, मुंबई में 36 सीटें आती हैं। और इस विदर्भ में कांग्रेस का परंपरागत रूप से कब्जा रहा है। धीरे-धीरे बीजेपी ने अपने हाथ-पैर फैलाने शुरू किए। जब संघ की राजनीति पूरे ज़ोर-शोर से चलती थी, तब भी वहाँ ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट बीजेपी नहीं कर पाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में ज़रूर 62 में से करीब 30 सीटें बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को उसने पछाड़ दिया था। कांग्रेस 15 या 16 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो विदर्भ की 2 सीटें सिर्फ बीजेपी के खाते में गई, जिसमें से एक गडकरी जीते। बाकी सारी सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में गई, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई। और अगर इन सीटों को, लोकसभा की सीटों को विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट करें, तो 62 में से 42 सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी ने बढ़त हासिल की थी। अब कहा जा रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी को सत्ता में आना है, तो हर कीमत पर कांग्रेस को, महाविकास अघाड़ी को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो लोकसभा का जो प्रदर्शन था उसको तो कम से कम रिपीट करना पड़ेगा, यानी 42 सीटें हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? और या फिर बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है? पिछली बार वो 30 सीटों पर थी, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो उसकी संख्या घटकर 10-12 रह गई थी। तो क्या वो 20 पार जाने की स्थिति में है? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मुद्दों की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर विदर्भ में कपास, सोयाबीन किसान लाभकारी मूल्य निर्धारण ना होने से नाराज़ है। अभी हाल ही में मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, विदर्भ के एक किसान का दर्द, सोयाबीन का उत्पादक था। 2 साल से उसने फसल घर में ही रखी थी कि कीमत बढ़ेगी तो बेचेगा। पिछले साल उसको 4,900 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा था, तब उसने फसल नहीं बेची। इस बार 4250 रुपये क्विंटल से ज़्यादा रेट बढ़ नहीं रहा है और वो फसल बेचने के लिए मजबूर है। जबकि 2 साल पहले, ढाई साल पहले एक बार तो सोयाबीन 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका था। तो ये किसानों का दर्द है, सोयाबीन के किसानों का और कपास के किसानों का। बाघ तेंदुआ प्रभावित क्षेत्रों में आपसी संघर्ष की खबरें भी यहाँ आती रहती हैं।
जिसके कारण भी ग्रामीण इलाकों में बड़ा रोष का माहौल है। औद्योगिक विकास का फायदा नागपुर जैसे शहरी केंद्रों तक सीमित है। पूरे विदर्भ की बात करें तो अन्य कई ज़िले हैं, वहाँ पर भी औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन मोटे तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया नागपुर और उसके आसपास सिमटता रहा है। इसको लेकर भी दूर-दराज के इलाके के लोगों में थोड़ा विक्षोभ की भावना है, असंतोष की भावना है। युवाओं के लिए नौकरी का अवसर नहीं है। ये तो ख़ैर पूरे महाराष्ट्र में ही है, जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र में 58 सीटें हैं, उत्तरी महाराष्ट्र में 47 सीटें हैं, मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, ठाणे कोंकण में 39 सीटें हैं, मुंबई में 36 सीटें आती हैं। तो ये एक बड़ी समस्याएँ हैं। फिर गुजराती बनाम मराठा अस्मिता को लेकर नाना पटोले मुद्दा उठा रहे हैं। वहाँ पर विदर्भ में आदिवासी ठीक-ठाक तादाद में हैं, कुछ इलाकों में मुसलमानों की तादाद ठीक है, कुनबी समुदाय के लोग जिसमें नाना पटोले आते हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है। तो कुल मिलाकर जो आदिवासी, मुस्लिम, दलित और कुनबी का गठजोड़ जो महाविकास अघाड़ी बना रहा है, उसके लिए ठीक-ठाक ज़मीन विदर्भ में मिल जाती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से मोदी के दौरे हो चुके हैं, अमित शाह के दौरे हो चुके हैं, बीजेपी को वहाँ संघ का भी साथ मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो विदर्भ इलाके में बीजेपी पिटी थी, उसके लिए माना जा रहा था कि संघ ने साथ नहीं दिया। इस बार संघ खुलकर साथ आ रहा है, उसके कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इससे कितना फ़ायदा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन गडकरी के कुछ बयान हैं जो बड़ा इशारा कर रहे हैं कि कहानी क्या है या बीजेपी के अंदर खाने क्या पच रहा है। ताज़ा बयान में तो उन्होंने कह दिया कि बीजेपी बाहर से आने वाले नेताओं को की एक तरह से उन्होंने फसली कीड़ों से तुलना कर दी कि बीजेपी की चुनावी फसल में ये कीड़े लग गए हैं और इन कीड़ों को हटाया जाना और कीटनाशक शब्द का इस्तेमाल किया कि कीटनाशक का प्रयोग होना ज़रूरी है। ये बात संघ भी करता रहा है, संघ भी नाराज़गी व्यक्त करता रहा है। अजीत पवार की पार्टी को साथ में क्यों लिया, इसको लेकर संघ तो खुलकर विरोध जताता रहा है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि गडकरी ने कहा था कि मैं तो जाति की बात नहीं करता, वही लोग जाति की बात करते हैं जिनको हार का डर होता है। जो करे जाति की बात, उसके पीठ पर मारो ज़ोर से लात, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। ये उस समय कही थी जब प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी घोषित कर रहे थे, महाराष्ट्र के ही चुनावी क्षेत्रों में घूमते हुए। उससे पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में गडकरी ने कह दिया था कि मेरी तो कोई से है नहीं, मेरी तो कोई ज़्यादा मेरा दखल नहीं है। यानी उन्होंने साफ कह दिया था कि इशारा कर दिया था कि पार्टी ने उनको हाशिए पर छोड़ दिया है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि विदर्भ में महाविकास अघाड़ी अभी माना जा रहा है कि थोड़ी-सी बढ़त लिए हुए है, लेकिन इस थोड़ी-सी बढ़त से काम नहीं चलने वाला। इस फासले को महाविकास अघाड़ी बढ़ा पाता है या महायुति ये जो बढ़त है थोड़ी-सी, इसको घटाने में कामयाब होता है। ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।